नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक मैं गणित को ही चूज किया हूं, लेकिन आज जो है हमारे ख्याल से गणित की जो है मैं ये आखिरी वीडियो करने वाला हूं। इसके बाद जो मैं वीडियो दूंगा, अभी यूपी टेट के पर्यावरण की मैं 31 क्लास दिया था, वो अभी पूरा नहीं करवा पाया था। ठीक है, तो यूपी टेट विशेष जो पर्यावरण की क्लास थी, 3-4 क्लास अभी 5-6-10 क्लास और उसमें आएंगी, उसे हम पूरा आप करवाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग डीएलएड के जितने भी बच्चे हैं, आज मैथ की जो है आप आखिरी क्लास मान करके चलिएगा। आगे और किसी भी सेगमेंट में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप बताइएगा, मैथ के 2-3 वीडियो अभी और आगे देने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, और जो भी आपका सेगमेंट चल रहा है, जैसे वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, तमाम सारे जो चीज़ें चल रहे हैं वो आपको जो है टेलीग्राम ऐप पे दिए जा रहे हैं। ठीक है, टेलीग्राम पर दिए जा रहे हैं, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आप वहां से ले लीजिए। अब कुछ लोग कहेंगे भैया ये टेलीग्राम पेड वाला है, तो मैंने पहले ही बताया मजबूरी है मेरी, इस वजह से मैंने पेड रखा है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से उसे करिएगा। ठीक है, अब जो आगे मेरी क्लासेज जाएंगे यूपी टेट के पर्यावरण को लेकर के जाएंगी। उसके बाद धीरे धीरे टेट का जो मैंने आपको वादा किया है कि आपके टेट परीक्षा देने तक मैं पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, तो निश्चित रूप से ऐसा करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। तो धीरे धीरे अब जैसे भी होगा मैं मैनेज करके आगे करूंगा। ठीक है, और एक ही वीडियो मेरा जा पाता है दिन भर में, इस वजह से भी कुछ दिक्कतें आती हैं। अगर 2-3 वीडियो मैं दूं तो बहुत सारी चीज़ें मैं कवर कर सकता हूं, लेकिन एक ही वीडियो जा पाता है। और मैं आपको बता दूं, नोट्स कितने बेहतरीन जा रहे हैं उसे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। काफ़ी बच्चों के फीडबैक मुझे मिल रहे हैं, वो बहुत बेहतरीन मुझे लग रहे हैं और बहुत अच्छा मुझे महसूस भी हो रहा है। आज मतलब कि कल जो है लगभग 210 से ऊपर बच्चे उसमें जुड़ चुके हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी लोग जुड़ रहे हैं और आपका जो फीडबैक आ रहा है वो बेहतरीन आ रहा है। ठीक है, 1-2 बच्चों की बात छोड़िए, वो तो उन्हें आप ऐसा चीज़ उन्हें चाहिए ना, 2 पन्ने में पूरा का पूरा वो डीएलएड ही पास कर जाएं, 2 पन्ने में दीजिए पूरा आईएएस का प्री ही निकाल लें। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं ऐसी मानसिकता के, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए नोट्स बेहतरीन है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सीरीज के बारे में बात करते हैं, भैया कौन सी सीरीज लें कौन सी नहीं लें, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो क्या नोट्स लेना जरूरी है क्या? मैं आपको बताऊँगा, ऐसा आपके लिए ज़रूरी हो तो आप करिएगा, वैसा मेरे लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप नोट्स लेंगे तभी पास होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपके अंदर अगर गट्स है, आप बेहतरीन है पढ़ने लिखने में, तो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आप अपने स्तर से कार्य करिए, लेकिन हाँ लेंगे तो एक अलग रिस्पांस आपको देखने को मिलेगा आपकी परीक्षा में। बस यही मैं कहना चाहूंगा, है ना। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप इस नंबर पर 9794137048, ये मेरा जो है व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स वगैरह लेने में समस्या हो रही है, आप यहाँ पे संपर्क करेंगे तो हम आपको बता देंगे कि आपको कैसे कैसे नोट्स लेना है। ठीक है, अगर आप उस लिंक से लिंक से नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आप हमसे बताइएगा, मैं जो है इसी व्हाट्सअप नंबर पर ही आपको सोल्यूशन बता दूंगा कैसे कैसे आपको ज्वाइन होना है। ठीक है, चलिए, कुछ बच्चे लगातार फ़ोन करने लगते हैं, भैया माफ़ करिएगा, फ़ोन बहुत ज़्यादा मत करिएगा, क्योंकि नंबर मेरा चलता भी है। एक मित्र ने हमारे पास कल रात 11:30 बजे कॉल कर दिया था, तो यार आप समझिए मैं गांव में रहता हूं, 11:30 बजे कॉल को रिसीव करना मेरे लिए थोड़ा सा कठिन होता है ना। आप समझ सकते हैं गांव की कंडीशन क्या होती है, 10 बजे लोग सो जाते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं, चलिए आज के सवालों की बात करते हैं। मैंने 8 सवाल लिया है, इसमें से 2-1 सवाल मैं आपको खुद दूंगा लगाने के लिए, है ना, और बाकी 2-1 कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट शायद आप ना जानते होंगे। सबसे पहला है घात वाला जो होता है, घात वाला जो होता है उसका लासा कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे आपसे पूछा गया है 2 की घात 4 एंड 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 1 का लासा क्या होगा। ठीक है, जब भी इस तरीके से लासा मासा दिया रहे, ऐसी जरूरी नहीं यहाँ पे 2 की घात 4 दिया रहे, यहाँ पर और भी बहुत बड़े बड़े चीज दिए जा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब भी इस तरीके के सवाल दिए रहे ना, तो आपको पहले दोनों में देखना है। पहले क्या देखना है? पहले दोनों में देखना है कि सबसे बड़ी घात कौन सी है। ध्यान से सुनिएगा, सबसे बड़ी घात आपको देखनी होती है। ठीक है, सबसे बड़ी घात दोनों में कौन सी है? सबसे बड़ी घात दोनों में 2 की घात 4 और 2 की घात 2 में बड़ी घात कौन सी है? 2 की घात 4 है, तो 2 की घात 4 हम लासा निकालेंगे। ठीक है, लासा में सबसे बड़ी घात देखते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, लासा में सबसे बड़ी घात देखते हैं, लेकिन उसके बाद जो बच जाता है उसे भी लेते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे 3 की घात 1 बच रहा है, तो इसे भी ले लेंगे, यह इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं लासा आप समझ गए हैं। अगर आपसे यही कहूं कि मासा इसका बताइए, मासा इसका क्या होगा, तो मित्रों मासा में क्या करते हैं, मासा में तो सबसे छोटी घात लेते हैं। क्या लेते हैं? सबसे छोटी घात। लासा में क्या करेंगे? लासा में सबसे बड़ी घात, इसे आप लिख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल मुझे लग रहा है कि आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। लासा में जो है
चेक करते हैं, सबसे बड़ी घात लेते हैं, उसके बाद बड़ी घात लेने के बाद भी जो संख्याएं बचती है उसे इनटू में लिखते चले जाते हैं। जैसे यहां पर अगर कोई 5 की घात 2 या अगर यहां पे और होता ना 5 की घात 2, तो 5 की घात 2 भी इसे यहां पे लिख देते, ठीक है, 5 की घात 2 भी यहां पे लिख देते, लेकिन 5 की घात 2 नहीं है तो इसे नहीं लिख रहे हैं। 2 की घात 4, 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 1 है, तो इन दोनों में देखेंगे सबसे बड़ी घात 2 की घात 4 है। हम अब इनका काम समाप्त हो गया। अब इनके अतिरिक्त क्या बच रहा, 3 की घात 1 बच रहा, 3 की घात 1 रख देंगे। लेकिन मासा में क्या करते हैं, मासा निकालते समय सबसे छोटी घात लेते हैं, ठीक है, और सबसे छोटी घात लेते हैं और सबसे छोटी घात लेंगे, लेकिन इसके बाद की संख्या जो बचेगी वह नहीं लेते हैं इसमें, ठीक है। लासा में तो जो संख्या बचती है घात को निकालने के बाद, सबसे बड़ी घात को निकालने के बाद वह भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन मासा में ऐसा नहीं करते हैं। जो सबसे छोटी घात होती है वही केवल लिख देते हैं। तो मासा में सबसे छोटी घात कौन सी है, 2 की घात 2 है, तो इसका मासा जो है 2 की घात 2 आ जाएगा। अब यहां पे 2 की घात 4, 3 की घात 1 से आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं लासा और मासा में जितने भी घात वाले सवाल होते हैं आपको समझ में आ जाएगा। लासा में क्या करते हैं, लासा में सबसे बड़ी घात लेते हैं, लेकिन जो चीजें बच जाती हैं दोबारा से उसे मल्टीपल में लिख देते हैं। मासा में क्या करते हैं, सबसे छोटी घात लेते हैं, लेकिन जो चीजें बच जाती हैं उसे हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो लासा और मासा आप समझ गए हैं, पहला सवाल भी आपने क्लियर कर लिया है, ठीक है। तो चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है यही आपसे मासा पूछा गया है। क्या पूछा गया है, मासा सॉरी लासा पूछा गया है। इसमें बताइए 2 की घात 2, 3 की घात 1, 3 गुणे 5, 5 की घात 2। अब इसमें बताइए कि यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिए कि 3 चीजें आपको दी हैं। कितनी चीजें दी है, 3 चीजें आपको दी गई हैं, 3 पद आपको दिए गए हैं। इन तीनों पदों में देखिए किसी 2 पद में कोई चीज कॉमन है, किसी भी 2 पद में कोई चीज कॉमन है तो हम उसे ले लेंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं भैया 5 की घात 2 यहां है, 5 यहां पे है, 5 यहां पे नहीं है, ठीक है। तो 5 की घात 2 और 5 में इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 5 की घात 2 और 5 मतलब 5 की घात 1 लिखा गया है। इन दोनों में सबसे बड़ी घात कौन सी है, सबसे बड़ी घात है 5 की घात 2, ठीक है। अब इनका काम समाप्त हो गया, ठीक है। अब यहां पे हम देखते हैं 3 की घात 1 और 3 की घात 1 में कोई दिक्कत नहीं है, केवल 3 की घात 1 ही कॉमन है तो इसे हम ले लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे क्या बच रहा है, यहां पर बच रहा है 2 की घात 2, यहां पे 2 की घात 2 बच रहा है, 2 की घात 2 भी लिख देंगे, इसका जो है लासा हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। क्या आपको कोई समस्या महसूस हो रही है, बिल्कुल समस्या आपको महसूस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इस सवालों को लगा पाएंगे। जो अच्छा देखिए 3 दिया रहे, 3 पद दिए रहे, 4 पद दिए रहे, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। कितने पद दिए गए आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपको वो देखना है कि किन्हीं 2 में कॉमन आपको दिख जाए, किन्हीं 2 में कॉमन दिख जाए, और जब 2 में कॉमन दिख जाता है तो बड़ी वाली घात आपको ले लेनी है। उसके बाद उनका काम समाप्त हो जाता है, फिर जो बचते हैं उसे ले लेना है, ठीक है। ऐसे सवालों पर आप प्रैक्टिस करिएगा, और प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आप इन सवालों को हैंडल कर पाएंगे, टैकल कर पाएंगे, ठीक है। देखिए प्रैक्टिस जब तक गणित में आप नहीं करते हैं तब तक आपको नहीं आएगी गणित, है ना। और गणित का मैं बता दूं, अगर आप सोचते हैं गणित का रोल नहीं है तो मैं बता दूं यूपी टेट में भी गणित का बहुत बेहतरीन रोल है। जो बच्चा गणित बेहतरीन कर जाएगा यूपी टेट में 120 प्लस लेके आएगा। जो बच्चा गणित बेहतरीन नहीं कर पाएगा उसे पास होने के लिए 90 नंबर पाने के लिए भी समस्याएं आ सकती हैं। जनरल के लिए 90 नंबर है, ओबीसी एससी एसटी के लिए 82 नंबर है, लेकिन फिर भी समस्याएं आ सकती हैं, ठीक है। जो बच्चा गणित बेहतरीन कर जाएगा 120 लाएगा, जो बच्चा गणित कमजोर है 90-95 में हालत खराब हो जाएगी, है ना। तो बेहतरीन करिए गणित को भी। गणित तो ऐसा कर लीजिए कि 30 नंबर की गणित आती है, कम से कम आप 20 तो कर जाएं, कम से कम आप 20 तो कर जाएं। ऐसा करिए अगर आपको टीचर बनना है, क्योंकि आपको यूपी टेट ही केवल क्वालिफाई नहीं करना है, आपको नौकरी लेनी है और नौकरी में फाइनल मेरिट में जगह बनानी है, ठीक है। फाइनल मेरिट में जगह बनाने के लिए संघर्ष, मेहनत, परिश्रम, तन्मयता, प्रतिबद्धता तो आपको दिखानी ही पड़ेगी, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल कंप्लीट होता है, आप देख चुके हैं। चलिए इसमें बताइए, छोटा सा एक सवाल मैंने लिया है। ऐसे सवाल आपके डीएलएड में आते हैं, डीएलएड में, और ऐसे सवाल आपके यूपी टेट में भी पूछे जाने की संभावना होती है, ठीक है। चलिए x की घात 3 और x स्क्वायर में मासा बताइए। इसमें आपको मासा बताना है। मासा में क्या करते हैं, मासा में सबसे छोटी घात लेते हैं, कोई मल्टीपल में यहां नहीं है। सबसे छोटी घात x की घात 2, इन दोनों का मासा हो जाएगा। अगर आपसे लासा पूछ ले तो इन दोनों में सबसे बड़ी घात जो होगी वह उसका मासा होगा, लासा होगा। x की घात 3 इसका लासा हो जाएगा। बड़ी घात लासा, छोटी घात मासा, ठीक है। चलिए अगर मैं यहां पे लिख देता x की घात 3y एंड x की घात 2y स्क्वायर का लासा क्या होगा, लासा। तो लासा में क्या करना है, यहां पर देखिए
यहाँ पे मैं जेड भी लिख देता हूँ, जेड यक्स यक्स जेड इंटू यक्स की घात 3 इंटू वाई इंटू करें, ये चिन्ह जो है और का होता है, एंड का, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया यक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का लसा निकालना है। अब लसा में क्या करते हैं, दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है। हम देख रहे हैं दोनों में यक्स कॉमन है, यहाँ भी, तो सबसे बड़ी घात क्या है, यक्स की घात 3 ले लेते हैं, बवाल खत्म। अब यहाँ पे देख रहे हैं वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई कॉमन मिल रहा है, तो सबसे बड़ी घात कौन सी है, वाई स्क्वायर है, यह भी ले लेते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं इसका काम समाप्त हो गया, जेड अकेला बच रहा है, जेड को भी अकेले नहीं रखेंगे, कहेंगे चलो भाई तुम भी चलो साथ में लासा में, ठीक है, तो उसे भी ले लेंगे, तो इसका लासा हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपसे मासा पूछा जाए, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन और उभयनिष्ठ हो, है ना, सबसे छोटी घात हो। यहाँ यक्स स्क्वायर, यहाँ यक्स की घात 3 में यक्स स्क्वायर कॉमन है, उभयनिष्ठ है, छोटी है, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, ठीक है, दोनों में जो है। तो सबसे छोटी घात कौन सी, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर y इंटू वाई स्क्वायर में सबसे छोटी घात y है, इसका मासा यही हो जाएगा। जेड को छोड़ देंगे, अब जेड को नहीं लेंगे क्योंकि मासा में जो छुटा है उसे छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए हो गया तीसरा सवाल। ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में लसा मासा में घात वाले सवाल पूछे जा सकते हैं, इस वजह से मैंने आज घात वाले सवाल लिए। 2-1 सवाल बहुत छोटे छोटे मैंने लिए। चलिए सबसे पहली बात ये बताइए, प्रश्न 4 है, 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी, बताइए। 1 की पूर्ववर्ती, किसी भी संख्या की अगर पूर्ववर्ती आपसे कहा जाए, जैसे कहा जाए 4 की पूर्ववर्ती बताइए, तो मतलब 4 से 1 कम, 4 से 1 कम क्या हो जाएगा, 3, ठीक है, 3 इसकी पूर्ववर्ती हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे कहे कि 4 की उत्तरवर्ती क्या, उत्तरवर्ती आपसे कहे 4 की उत्तरवर्ती क्या होगी, उत्तरवर्ती में +1 करते हैं 5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपसे कहा है कि 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, हमने देखा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती, बताइए। मैंने आपको कल या परसों प्राकृतिक संख्या, पिछले जो वीडियो गए हैं उसमें मैंने बताया था प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसे वस्तुओं के गिनने में प्रयोग करते हैं वो होती है प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या वस्तुओं के गिनना आप कहाँ से प्रारंभ करते हैं, क्या 0 से करते हैं, 0 1 2 3 ऐसा तो नहीं करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से हमेशा शुरुआत होती है। और जब कह दिया है कि 1 की पूर्ववर्ती मतलब 1 में से 1 को घटाना पड़ेगा, और जब 1 की पूर्ववर्ती आएगी तो 0 आ जाएगी, और 0 एक प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, तो 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी, ज्ञात नहीं कर सकते, क्या होगा, ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 में से 1 को घटाएंगे, आप लिख दीजिएगा कारण यह है कि जब 1 में से हम 1 को घटाते हैं तो इसका मान 0 आता है, और हम जानते हैं कि 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी, इस तरीके से सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं, और आपको रीजन सहित उत्तर देना होता है, तब जाकर के आपको पूरा का पूरा 1 नंबर मिलता है। गणित में कम नंबर पाने की वजह यही होती है। आपसे कहा जाए कि 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी, कुछ हिटलर टाइप के होते हुए लिख देते हैं, वो यही लिख देंगे ज्ञात नहीं कर सकते, ऐसे लिख देंगे ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरीके से आप लिख देंगे तो दिक्कत होगी आपको, ज्ञात नहीं कर सकते उसके नीचे आप लिखिए, क्योंकि आप प्राइमरी के मास्टर बनने वाले हैं, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इस तरीके से बच्चों के सामने अपने वक्तव्य को, अपने शब्दों को एक्सप्रेस करेंगे कि बच्चा जो है बहुत बेहतरीन तरीके से आपके शब्दों को ग्रहण कर पाए, डाइजेस्ट कर पाए और अच्छी तरीके से समझ पाए। और आपको इसी तरीके से पेपर में भी लिखना होता है कि बहुत बेहतरीन तरीके से समझ जाए। अब यहाँ पे आप जरूर लिखा करिए कि 1 में से 1 को घटाने पर 0 प्राप्त होता है, जबकि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, और जो 0 हमें मिला है 0 एक पूर्ण संख्या है, इस वजह से 1 की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, ठीक है। इस तरीके से आप नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा पूरा, ठीक है। आगे बात करते हैं √2। √2 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया है कि √2 कोई भी संख्या हो, अगर उसका हम √ नहीं निकाल पा रहे हैं तो वह कैसी संख्या होती है, वह अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है, वह अपरिमेय संख्या होती है। अब जैसे देखिए √2 परिमेय संख्या अपरिमेय, आपसे क्वेश्चन आ गया और 1 नंबर में क्वेश्चन आया है, बहुविकल्पी में नहीं है, अति लघुत्तरी में आपसे पूछा गया है, तो आपको ऐसे लिखना है √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √2 को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या अपने मन से और भी बेहतरीन लिखना है, नीचे लिख दीजिए, या √2 का हम
वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, वर्गमूल ना निकालने के कंडीशन की वजह से ही हम इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अगर भाई अब √4 होता तो इसका तो वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, है ना। तो √4 का वर्गमूल 2 होगा और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, अर्थात p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात √4 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि 2 का हम वर्गमूल नहीं निकालेंगे तो एक p/q के रूप में लिख ही नहीं पाएंगे। समझ में आया ना। चलिए, √3 क्या है? √3 भी एक अपरिमेय संख्या है। सवाल क्या आता है आपकी टीईटी और डीएलएड की परीक्षाओं में? पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए 22/7 क्या है, पाई का मान क्या होता है? पाई का मान होता है 22/7। यह क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर मैंने कुछ सवाल लिए हैं। ये सवाल मैं आपको घर से देता हूँ, इसे आपको घर से करने हैं, ठीक है। जैसे ये सवाल मैं आपको बता दूँ, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर। आप जानते हैं वृत्ताकार मैदान, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? πr²। πr² की वैल्यू दिया गया है 154। बस इसी सवाल को हल कर लीजिए। पाई का मान होता है 22/7, ठीक है, 22/7। r² गुणे 154 बराबर 154, ठीक है, बराबर 154, ठीक है। 154 की कर दीजिए, यहाँ एक कर दीजिए, तिरिया गुणा कर दीजिए। 22 गुणे r² बराबर 7 गुणे 1 गुणे 54, 154, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सब गुणा में है ना, तो r² यहीं पर रहने दीजिए, r² यहीं पर रहने दीजिए। 7 गुणे 1 गुणे 154 बटे 22, गुणा वाली संख्या बराबर दूसरी ओर बटे में जाती है ना, 22 कर दीजिए। अब इसे काट दीजिए, 11 दूनी 22, ठीक है, 11 के 11, 4 और 4 बचा, 11 चौका 44, 2 सत्ते 14। r² बराबर आ गया 7 गुणे 1 गुणे 7 आ गया, ठीक है। आपको एक एक स्टेप अच्छी तरीके से चलना होता है, कोई भी स्टेप आप निगलेक्ट मत करिएगा। परीक्षा में नंबर पाने की सबसे बड़ा कारण यही होता है डीएलएड में। r बराबर हो जाएगा, यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो यहाँ वर्गमूल चढ़ जाएगा, 7 गुणे 1 गुणे 7। अब यहाँ पे 1 का वर्गमूल हम निकाल लेते हैं, 1 बाहर आ जाएगा, 7 और 7 में 1 जोड़ा बाहर आ जाएगा, 7 आ जाएगा, अर्थात इसका जो त्रिज्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, ठीक है। तो पूछा है व्यास की लंबाई, हम जानते हैं, यहाँ पे लिखिएगा, हम जानते हैं व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। व्यास जो है त्रिज्या की दोगुनी होती है, 2 गुणे 7, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर इसका व्यास हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। 7वां सवाल देखिए, कुछ लोग कहेंगे भैया छोटका छोटका बता दिए, बड़का बड़का हमको दे दिए। बड़का भी मैंने बताया है, क्लासेज में मैंने बताया है बहुत बेहतरीन तरीके से। अब आपको ये सवाल करने हैं। एक संकेंद्र वृत्त, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल 1386, देखिए ए है और ए है, ठीक है। एक संकेंद्र वृत्त का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब ये बड़के का क्षेत्रफल कितना है? ये बड़के का क्षेत्रफल मतलब पूरा बड़के का क्षेत्रफल 1886.6 है, और ये छोटके का क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 1386, ठीक है। आपसे कहा क्या है कि बीच के छल्ले की चौड़ाई क्या होगी, इसकी चौड़ाई आपसे पूछा है, ठीक है, इसकी चौड़ाई आपसे पूछा है। तो आप कैसे लगाएंगे इस सवाल को? इस सवाल को लगाने की तरीका मैं बता देता हूँ। जैसे बड़े वाले का त्रिज्या मैंने मान लिया बड़ा आर, क्या मान लिया? बड़ा आर, बड़े वाले की त्रिज्या। तो बड़े वाले की त्रिज्या अगर मैंने बड़ा आर माना तो बड़े वाले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बड़े वाले का बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? πr² हो जाएगा, ठीक है। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। और अगर अंदर वाले का मैंने त्रिज्या जो है कितना मान लिया? अंदर वाले की त्रिज्या मैंने अगर छोटा आर मान लिया तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr², ठीक है। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें, इसके क्षेत्रफल की बात करें, अभी क्षेत्रफल देख लीजिए। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा बड़े वाले का क्षेत्रफल πr² माइनस छोटे वाले का क्षेत्रफल πr², ठीक है। पाई कॉमन लेंगे, r² माइनस r², ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरीके से आपको सवाल को हल करना है, हल करिएगा। और बीच के छल्ले की चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे? जब आपको आर का मान निकल जाए ना, आर का मान जब आपको निकल जाए, ये पूरा कितना है? ये पूरा कितना है? पूरा बड़ा आर है, ये आर है। जब इन दोनों का मान आपको पता चल जाएगा तो इस बड़े में से जब ये छोटा वाला घटा देंगे तो इसकी चौड़ाई निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? निकल जाएगी ना। तो आप ऐसे करिएगा सवाल, इस पर आपको वर्क करना है, मैं तो करवा दूंगा लेकिन आपको वर्क करना है घर पे, ठीक है।
प्रश्न 7वां आप लगाइएगा घर से, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या, मैदान की बाह्य त्रिज्या r1 है, आंतरिक त्रिज्या r2 है। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? एक वृत्ताकार मैदान की बाह्य त्रिज्या, ठीक है, r1 है और आंतरिक त्रिज्या r2 है, तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा बताइएगा। इस सवाल को भी आपको ही करना है, ठीक है, इस सवाल को आपको करना है। अच्छा छोड़िए, थोड़ा सा मैं बता दूं। एक वृत्ताकार मैदान की बाह्य त्रिज्या, ठीक है, बाह्य त्रिज्या कितनी है? बाह्य त्रिज्या जो है r1 है, ठीक है। आंतरिक त्रिज्या कितनी है? r2 है, आंतरिक त्रिज्या r2 है। तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, यही तो आपसे पूछा गया है। वृत्ताकार मैदान यही है, मैदानवा यही है भैया, है ना, मैदान यही है। अच्छा ऐसा मत समझिएगा दूसरा कोई मैदान, मैदान यही है। इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है तो आप लगा दीजिए। पहले बड़े वाले का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r1 स्क्वायर होगा बड़े वाले का क्षेत्रफल, और माइनस छोटे वाले का क्षेत्रफल होगा पाई r2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो पाई कॉमन ले लेंगे, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या? वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल निकल आएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या है? पिछला सवाल जो था उसी का इम्प्लीमेंट था, केवल ये फार्मूला था वही, ठीक है। चलिए तो 8 सवाल मैंने आज आपको करवाया, है ना। कोई चीज़ें अगर आपको बच रही है, एक बच्चा कह रहा था औसत बच रहा है, कोई कुछ कह रहा था, जो चीज़ें आपको बच रही हूँ आप बताइएगा। मैं आपकी परीक्षा पीरियड तक 2-3-4 क्लासेज और लगाऊंगा। आगे जो क्लासेज जाएंगी पर्यावरण से संबंधित जाएगी, ठीक है, यूपीटेट के पर्यावरण से संबंधित जाएंगी। और मैं आपसे बताऊं, अगर आप लोग नोट्स नहीं लिए हैं तो आप नोट्स ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि आपके भविष्य के लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। बाकी और मैं कुछ नहीं कहूँगा, उस नोट्स आप जब आप लेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे। बेहतरीन तरीके से 3-4 पेजेज रोज़ दिए जाते हैं पढ़ने के लिए, आप उसे पढ़ते रहिए। कुछ बच्चे कहते हैं इसे पढ़ने के बाद कुछ और पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं तो यही कहूँगा भाई, मुझे विश्वास है कि आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपका अगर आत्मविश्वास कमज़ोर होता है कि मुझे और भी कुछ पढ़ने चाहिए, तो आप और भी कुछ पढ़िए। मैं इसी के लिए मना नहीं करूँगा कि आप केवल मेरे ही नोट्स को पढ़िए और कुछ ना करिए। आपको जो करना हो करिए, लेकिन मेरे नोट्स को भी आप पढ़ा करिए, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। नहीं परचेज करने में कोई समस्या होती है, आप वहां से नहीं कर पाते हैं, तो मैंने नंबर जो दिया है उस पर आप संपर्क कर लीजिएगा, है ना। लेकिन व्हाट्सअप भी करिएगा, डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, ठीक है। आखिरी में मैं अपने शब्दों को बोल करके वीडियो को समाप्त करूँगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। प्रयास अगर आप आज कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपके आने वाले समय में ज़रूर मिलेगी और 100% मिलेगी। प्रयास आपका कभी असफल नहीं हो सकता। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अगर आप लगातार अनवरत रूप से प्रयास करते रहते हैं, और सबसे बड़ी बात होती है सही दिशा में प्रयास कर रहे होते हैं, ठीक है। कई बच्चे होते हैं जो 30 साल 35 साल तक नौकरी नहीं पा पाते हैं, शायद वो सही दिशा में प्रयास न किए हों। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि हर एक बच्चा सही दिशा में प्रयास नहीं करता है, लेकिन शायद वो सही दिशा में अपने प्रयास को नहीं कर पाए, ऐसा मुझे महसूस होता है। अगर आप सही दिशा में अपने आप को ढालते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी मिले तभी आप जा करके कुछ कर पाएंगे। आप अपने जीवन में बेहतर जरूर कर पाएंगे। ये मैं खुद अनुभव करता हूं, और आप समाज में अनुभव कर सकते हैं कि अगर आप सही दिशा में और बेहतर दिशा में कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपकी कभी मतलब कि ये मत समझिए कि किसी का मुंह ताके कि यार सरकारी नौकरी मिलेगी, वो मतलब वैकेंसी आएगी तभी जाकर के हमारा कल्याण होगा। उससे पहले भी आप बहुत बड़ा कर जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ा करेंगे। केवल आप अपने निश्चित तरीके से, पूर्ण मनन से, पूरी तन्मयता, प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए बस, है ना। चलिए वीडियो समाप्त करता हूँ। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से हमें बता दिया करिए, और कल से जो है EVS की क्लास जाएगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।